नेक्स्ट देखो टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण हैं। देखो हम कुल 10 गुण पढ़ेंगे ऑलमोस्ट, है ना। देखो अब वीडियो जो बनाई जा रही है वो बिना सेटअप के बनाई जा रही है, नॉर्मल फॉर्म से बनाई जा रही है, तो कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मेंशन करना कैप्शन में। अब जैसे पहला गुण पढ़ रहे हैं अपन भौतिक गुण। भौतिक गुण के लिए ये बोल रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में कैसे भौतिक गुण पाए जाते हैं। भाई इनकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या क्या गुण इसमें होते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पढ़ रहे हैं भौतिक गुण, जिनको हम देख कर बता सकते हैं। मोस्टली इनमें सारी धातुएं होती हैं तो धात्विक गुण पाए जाएंगे। धात्विक गुण होता है कि तन्यता अर्थात तार खींचे जा सकते हैं। विद्युत चालकता अर्थात विद्युत धारा का प्रभाव होता है। आघात वर्धनीयता का मतलब हथौड़े से पीटने पर, आघात देने पर चादर के समान फैल जाते हैं। धात्विक चमक होती है इनमें, जैसे सोना चांदी में हमने चमक देखी है, वो डी ब्लॉक का ही तत्व है। अति कठोर होते हैं, ठीक है, बहुत कठोर होते हैं, लेकिन कुछ अब बात है जैसे जिंक है, कैडमियम है, Hg है, जो कि संक्रमण तत्व नहीं है। हम पढ़ चुके हैं, क्यों नहीं है संक्रमण तत्व, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी सारे ठोस होते हैं। तो सामान्य गुण इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक अर्थात वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ गलने लगता है, क्वथनांक अर्थात वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है। दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्वेश्चन है अब कि इनके गलनांक उच्च क्यों होते हैं। इनके गलनांक उच्च होने का कारण ये है कि इनके बाह्यतम कोश के जो NS, जो भी देखो अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला था N-1D NS, तो NS भी है इसमें और D भी है, मतलब S ब्लॉक के भी S कक्षक भी है इसमें और D कक्षक भी है। तो S कक्षक के इलेक्ट्रॉन तो साथ साथ निकलते ही हैं, साथ साथ किसके D ब्लॉक के भी, D कक्षक के भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं बंध बनाने में। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्वेश्चन है कि मैग्नीज जो होता है 3D श्रेणी का जो तत्व है, इसका गलनांक कम क्यों होता है। इसका रीज़न है क्योंकि मैग्नीज में स्थायी D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है, जो कि एक अर्धपूरित विन्यास है। अर्धपूरित होने के कारण ये किसी भी प्रकार का बंध नहीं बनाता है, या बंध भी बनवाओगे तो दुर्बल बंध बनाता है, इसलिए गलनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब देखो भाई 11th में एक टॉपिक था अर्धपूरित और पूर्णपूरित, ठीक है, पूर्णपूरित। ये दो विन्यास थे। बोला जाता था कि किसी भी कक्षक में यदि ये दोनों विन्यास आ जाते हैं तो उन्हें स्थायी विन्यास कहा जाता है, ठीक है, स्थायी विन्यास होते हैं। तो और ये जैसी स्थिति में होते हैं वैसी स्थिति में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टेबल हो गए हैं, इनको और आवश्यकता नहीं है कुछ भी नाभिक क्रिया करने की, ना कुछ चेंजेस करने की। तो यदि हम इनमें चेंजेस कराएंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल हमें यदि आयनन ऊर्जा लेनी है, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आती है। तो ऑलरेडी ये स्थायी हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का विरोध करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा भी क्या होती है, उच्च होती है। अब अर्धपूरित पूर्णपूरित समझ रहे हैं ना भाई, जैसे S कक्षक होता है उसमें एक कक्षक होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो अर्धपूरित है, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो पूर्णपूरित हैं। P में ऐसे 3 हमारे कोश होते हैं, इसमें 1 2 3, यदि 3 है तो अर्धपूरित है, और 3 की जगह यदि 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये पूर्णपूरित होता है। D में क्या होता है, 5 होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो अर्धपूरित, और 5 की जगह कितने हो जाएं भाई, 10 हो जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, तो ये जाता है पूर्णपूरित। तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित जब भी किसी भी तत्व का, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा हमेशा स्थायी होगा, और कोई भी परिवर्तन का वो विरोध करेगा। इसलिए हमने बोला है कि मैग्नीज का जो होता है स्थायी D5 अर्धपूरित विन्यास होता है, दुर्बल बंध बनाता है, बंध बनाना ही नहीं चाहता, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। वैसे जनरली सारे डी ब्लॉक के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणुीय या आयनिक आकार की बात। अब देखो इसमें 3 कैटेगरी बना रखी है कि हम स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक आते हैं। ये रहा स्कैंडियम से क्रोमियम तक, तो ये रहा स्कैंडियम से क्रोमियम तक, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। यहाँ तक तो आकार में क्या आती है, कमी आती है। उसका रीज़न है नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से ज़्यादा होता है। अब देखो रिवाइंड करा देते हैं अपन, नाभिकीय आवेश क्या होता है। नाभिकीय आवेश ये अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में। नाभिकीय आवेश का मतलब होता है कि ये हमारा एक परमाणु है, बीच में हमारा नाभिक है। नाभिक आसपास की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनको कंट्रोल करता है, कि नाभिक की पावर को दर्शाता है कि नाभिक बाह्यतम कोश की कक्षाओं को, या ये कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं उनको खींचने की प्रवृत्ति रखता है, उनको अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसे बोलते हैं नाभिकीय आवेश। तो जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश होता है ये कक्षाओं को अपनी ओर खींचता है और आकार छोटा होता जाता है। फिर आता है ऐसा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है कि नाभिक जो है, ऐसे नाभिक, ये नाभिक है,
इसके चारों ओर की ये कक्षाएं हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक रक्षण बना देती हैं, एक इसकी रक्षा कर देती हैं, जिससे क्या होता है, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की पावर महसूस नहीं कर पाते, वो इसकी तरफ खिंच नहीं पाते। क्या किया भाई, नाभिक के चारों ओर के जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने इसके चारों तरफ रक्षा बना दी, जिससे ये बाहर के इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षण महसूस नहीं कर पा रहे। इस कारण क्या होता है, ये बाहर की तरफ खिंचते जाते हैं। तो ये बाहर की तरफ खिंचते जाते हैं तो आकार क्या होता जाता है, बड़ा होता है। तो यदि नाभिकीय आवेश पावर में हुआ तो आकार छोटा होगा, परिरक्षण प्रभाव पावर में हुआ तो आकार बड़ा होगा। सेम लिखा हुआ है कि नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, तो नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तो आकार छोटा होगा, तो बोल दिया आकार में कम। अब मैग्नीज से निकल तक नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव बराबर होता है, तो आकार भी क्या हो गया, समान हो गया। कॉपर से जिंक के लिए बोले तो परिरक्षण प्रभाव प्रभावी है, तो आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये रीज़न है इनके। अब देखो, हमने एक क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन है कि 3D श्रेणी की तुलना में 4D श्रेणी का आकार बड़ा होता है, जबकि 4D और 5D श्रेणी का आकार समान होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऊपर से नीचे जाते हैं, 3D आएगी, 4D श्रेणी आएगी, 5D श्रेणी आएगी। हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवर्त की संख्या में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे आवर्त की संख्या में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे आकार बढ़ता जाता है। तो 3D से 4D का रीज़न तो ये है कि आवर्त संख्या में वृद्धि आएगी तो साइज़ भी बढ़ेगा, इसलिए 4D का आकार 3D से ज़्यादा होता है। लेकिन 4D और 5D का बराबर क्यों? वो इसलिए है कि आवर्त संख्या में तो वृद्धि हो रही है, साइज़ तो बढ़ रहा है, लेकिन 4D से 5D के बीच में एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, जिनके कारण लेंथेनाइड संकुचन होता है। जो परमाणु होता है वो संकुचित होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो जितना आकार बढ़ा होता है उतना ही कम हो जाता है। भाई यहाँ आकार बढ़ गया, यहाँ कम हो गया, तो ऑलमोस्ट दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार बराबर हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, देखो भाई, ये बहुत सारे गुण हैं हमें जो पढ़ने हैं इनके। नेक्स्ट है हमारी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आयनन ऊर्जा के लिए हम बोलें तो आयनन ऊर्जा, अभी मैंने बताया था, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी भी कोई भी परमाणु है, ये परमाणु है, बीच में नाभिक है, इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी हम ऊर्जा देते हैं उसे आयनन ऊर्जा बोला जाता है। ये हमने 11th में पढ़ी थी। तो देखो, सिंपल लिखा हुआ है, ऊपर से बाएं से दाएं जाएंगे जब आवर्त सारणी में, साइज़ लगातार घटता हुआ जाता है, हमें पता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, मतलब नाभिक की पावर बढ़ती जा रही है। नाभिक की पावर बढ़ती जा रही है मतलब नाभिक खींच के रख रहा है इलेक्ट्रॉनों को। जितना इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखेगा तो उसको, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ता जाता है, नाभिकीय आवेश घटता जाता है। नाभिकीय आवेश भाई घटता हुआ जाएगा, मतलब नाभिक की पावर कम हो रही है, वो इलेक्ट्रॉनों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी रहेगी, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि क्रोमियम और कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है, ऐसा क्यों? देखो, ये कॉपर है और ये क्रोमियम है और ये कॉपर है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 हमने पढ़ लिया है, कॉपर का 3d10 4s1। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब प्रथम आयनन ऊर्जा IE1, और यहाँ भी प्रथम आयनन ऊर्जा देख रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कहाँ से निकलेगा, 4s1 से, तो 4s0 आ गया। यहाँ भी 4s1 से तो 4s0 आ गया। यहाँ हमने चेक किया ये 3d5 है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ चेक किया ये पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। दोनों स्थायी विन्यास है, कोई परिवर्तन चाहते ही नहीं, लेकिन फिर भी हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, द्वितीय आयनन ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं। तो स्थायी में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इन दोनों ऊर्जाओं का, द्वितीय आयनन ऊर्जाओं का मान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करती है। मैग्नीज में +2 से लेकर +7 तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं कि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वह अयुग्मित रहेगा। जैसे डी कक्षक की बात करें तो डी कक्षक जो है इस प्रकार से हमारा, पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे तब भी अयुग्मित, दूसरा भरेंगे तब भी अयुग्मित, तीसरा भरेंगे तब भी अयुग्मित, चौथा भरेंगे तब भी अयुग्मित, पांचवा भरेंगे तब भी अयुग्मित। अयुग्मित मतलब सिंगल। अब यहाँ पे पेयरिंग शुरू कर दी, युग्मन शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी 4 अयुग्मित, फिर पेयरिंग करी, फिर भी 3 अयुग्मित, फिर पेयरिंग करी, फिर भी 2 अयुग्मित, फिर पेयरिंग करी, फिर भी 1 अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट तक D10 होने तक बहुत सारी होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी ज़्यादा होती है। तो देखो, इसमें लिखा है संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, क्वेश्चन दिया है। तो ये दर्शाने का रीज़न ये है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था डी कक्षक का, N-1 D
NS, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था। तो इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा जो होती है वो समान होती है। समान ऊर्जा होने के कारण जब S से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके बाद D से भी निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए S और D के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो दोनों कक्षकों की ऊर्जा समान होने के कारण दोनों कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s2। पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, फिर 5 यहाँ से निकल जाएंगे, तो +2 से लेकर +7 तक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ये दर्शाता है। क्वेश्चन है भाई कि स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दर्शाता है? उसका रीज़न है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d1 4s2। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 यहाँ से त्याग देगा, 1 यहाँ से त्याग देगा, तो ये तो रिक्त हो गए। केवल क्या बचा? आर्गन। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। स्थायी अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के कारण स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। अब क्वेश्चन है कि फेरस Fe+2 और फेरिक Fe+3 कौन सा आयन अधिक स्थायी होता है? चेक कर लेते हैं भाई कौन सा होता है। पहले तो देखें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन 3d6 4s2। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 निकालेंगे तो Fe+2 बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Fe+3 बनेगा, 2 निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 4s 0 आ गया, 3 निकालेंगे तो 2 तो यहाँ से निकल ही गए, 1 यहाँ से भी निकालना पड़ेगा भाई तीसरा, तो 3d5 आ गया। तो ये तो अल्पपूरित है 3d6, ये अर्धपूरित स्थायी विन्यास है। तो भाई ये ज़्यादा अच्छा स्थायी विन्यास प्राप्त कर रहा है, इसलिए Fe+3 जो होता है Fe+2 से ज़्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। 5th गुण पढ़ रहे हैं चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण का मतलब है चुंबकीय प्रवृत्ति पाए जाना। चुंबक को हम आसानी से जानते हैं, आराम से जानते हैं कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर चुंबकीय गुण दर्शाते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनको हमने 3 भागों में बांटा है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को डायामैग्नेटिक कहते हैं, अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं, लोह चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनमें कि चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और डी ब्लॉक में हम कैसे पहचानेंगे? यदि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं सारी, कोई भी अयुग्मित नहीं है, तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय कैसे पहचानेंगे? जिसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, अर्थात चुंबकीय गुण दर्शाता है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। लोह चुंबकीय वो बोलते हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, कि बाहर से आप चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लोगे तब भी वो चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। जैसे हमारा आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, तो हमारी जो चुंबक होती है ना वो इनके मिश्रणों से मिलकर बनी होती है। आयरन भी होता है, उसमें कोबाल्ट भी होता है, निकल भी होता है, इसलिए उनमें हमेशा चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं। अब देखो 5 गुण हम पढ़ चुके हैं, अब 6ठा गुण हम पढ़ने जा रहे हैं। 6 गुण है हमारा, 6 गुण है। अब देखो 6 गुण से पहले हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं। सूत्र है हमारा म्यू बराबर √n/2। n यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जब डी ब्लॉकों का हम चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो n जो रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगा। तो जिस परमाणु में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी आसानी से उसका म्यू हम निकालेंगे। ये बोर मैग्नेट्रॉन है, इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेट्रॉन। 6 से अब हम देख रहे हैं डी ब्लॉक रंगीन होने का भी कलरफुल होने का भी गुण रखते हैं। यदि डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कलरफुल होता है, यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है सारे तो रंगीन होता है, कलरलेस होता है। जैसे स्कैंडियम +3 है, टाइटेनियम +4 है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण क्या होते हैं, ये कलर शो नहीं करते। जैसे स्कैंडियम +3 है, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, D0 आ गया। टाइटेनियम +4 है, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, D0 आ गया। जिंक +2 है, D10 आ गया, सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये तीनों ही क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि उपस्थित होता है तो परमाणु रंगीन हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। अब देखो रंग का कारण हमसे पूछते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व रंग क्यों दर्शाते हैं, डी संक्रमण के कारण। डी कक्षक कैसे डी संक्रमण करता है कि डी कक्षक में जब लिगेंड, देखो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा उपसंयोजक यौगिक है, उसमें हम पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में। लिगेंड का मतलब होता है वे तत्व जो डी कक्षक के पास आते हैं और डी कक्षक के जो 7 समान ऊर्जा के समभ्रंश कक्षकों को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ के 2 कक्षकों में डिवाइड कर देते हैं, Eg और T2G। ये 5 थे, 2 और 3, ये भी 5 हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं डी संक्रमण, की यहाँ से लेके यहाँ चला गया, डी संक्रमण। ये संक्रमण जो ये करता है दृश्य ऊर्जा क्षेत्र से करता है, इसलिए हमारे डी कक्षक के जो परमाणु होते हैं वो कलरफुल होते हैं। अब देखो हमसे पूछें कि भाई डी कक्षक के जो यौगिक होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर संकुल यौगिकों का ही है, उपसंयोजक यौगिकों का ही है। तो रीज़न है क्यों बनाते हैं, एक तो इनका छोटा आकार होता है, एक इसमें उच्च घनत्व आवेश घनत्व होता है, इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं और इनकी परिवर्तनीय ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो क्वेश्चन है तो हमें ये चारों कारण रखने हैं।
अब 8वां गुण है भाई, 8वां गुण है हमारा उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण का मतलब है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही या खुद में रासायनिक परिवर्तन किए बिना ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो क्यों उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं? एक तो इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है और इनमें रिक्त डी कक्षक पाई जाते हैं। जैसे हेवर विधि है, अमोनिया निर्माण की विधि है हेवर विधि। N2+3H2 में अमोनिया बनाया है, इसमें जो Fe है वो तो क्या है हमारा उत्प्रेरक है, और मॉलिब्डेनम है वो क्या है उत्प्रेरक वर्धक है, मतलब उत्प्रेरक की भी स्पीड बढ़ा देगा। 9वां गुण है अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण। सबसे पहले ये जानना है अंतरकाशी यौगिक क्या होते हैं। भाई संक्रमण तत्व क्रिस्टल बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो बीच बीच में छोटी जगह रह जाती हैं, उन छोटी जगहों को हम अंतरकाश बोलते हैं। जैसे हमने ऐसे बीच में जगह बनाई, तो ये बीच में ऐसे इनके मध्य ऐसे छोटी छोटी जगह रह जाती हैं। इन छोटी छोटी जगहों में क्या होते हैं, कुछ छोटे आकार के परमाणु आ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। तो फिर ये बनने वाले यौगिकों को हम क्या कह देते हैं, अंतरकाशी यौगिक। एग्जाम्पल है टाइटेनियम का कार्बन के साथ बन गया, मैग्नीज का नाइट्रोजन के साथ, आयरन का हाइड्रोजन के साथ, ये सारे अंतरकाशी यौगिक हैं। इन अंतरकाशी यौगिकों के क्या गुण होते हैं? ये अति कठोर होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और अक्रिय होते हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करते। कठोर इतने होते हैं कि हीरे के समान, क्योंकि हीरा सबसे कठोर माना जाता है। मिश्र धातुओं के निर्माण की बात करें, जैसे पीतल है, 2 से मिलकर बनी है, कॉपर और जिंक से। कांसा है, कॉपर और टिन से। स्टेनलेस स्टील है, जिसका हम जनरली यूज़ करते हैं। आयरन है हमारा, क्रोमियम है हमारा और निकल है। तो ये सारे थे हमारी डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। 10 गुण हमने पढ़ लिए हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।